गुड आफ्टरनून ऑल फ्रेंड्स। नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल ए प्लस आई एस अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हमारे जिस टॉपिक पे क्लास होने जा रही है, बिल्कुल आई एस मेंस में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसका बिल्कुल न्यू टॉपिक है। टॉपिक नंबर 4 है, वो है संगठन। पेपर फर्स्ट का पेपर फर्स्ट है आपका प्रशासन, उसमें टॉपिक नंबर 4 है संगठन। उसकी क्लास होगी। संगठन यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट बिंदुवार इस टॉपिक के ऊपर चर्चा होगी और बिल्कुल आईएएस मेंस के हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा। हर एक पॉइंट को मैं डिस्क्राइब करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए आप वीडियो को शुरू से एंड तक अच्छी तरह से देखें, पूरी ईमानदारी और लगनता से इसको सुने, फिर उसके बाद में अपनी प्रिपरेशन करें। ठीक है, क्योंकि आईएएस मेंस का जो एग्जाम है वो रिटन एग्जामिनेशन है। इसमें आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा और आपको एक निश्चित टाइम पीरियड में क्वेश्चन का आंसर देना होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग समय का पूरा ध्यान रखें और आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करें और इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें। देखिए, संगठन वर्ड से ही तात्पर्य, संगठन का मतलब होता है एकरूपता। इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कैसे एकरूपता है उसके बारे में आपको समझाया जाएगा। कौन कौन से संगठन के सिद्धांत है, संगठन का मीनिंग क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में पूरी अच्छी तरह से आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं संगठन। देखिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं संगठन। देखिए, संगठन को पढ़ने से पहले हमें कुछ बातों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तो हम संगठन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहली बात क्या है, किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक रूप से किया गया योजनाबद्ध प्रयास प्रशासन कहलाता है। देखिए, यूं तो प्रशासन की कई परिभाषा होती है। प्रशासन को आप काम करवाने की क्षमता यानी लोगों से काम करवाने की क्षमता भी कह सकते हैं। प्रशासन को आप सरकार भी कह सकते हैं। किसी काम को योजनाबद्ध तरीके से करना भी प्रशासन कहलाता है। तो इसमें यह बताया गया है कि किसी निश्चित उद्देश्य, कोई भी निश्चित उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति के लिए सामूहिक रूप से एक ग्रुप में किया गया योजनाबद्ध प्रयास ही प्रशासन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, यह आवश्यक है कि सामूहिक उद्देश्यों के लिए लोग ठीक प्रकार से संगठित हो, तभी वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, यह बिल्कुल कंपल्सरी है कि सामूहिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों का संगठित होना जरूरी है। संगठित मतलब एक ग्रुप होना जरूरी है, मतलब किसी संगठन में शामिल। संगठन का मतलब एक गुच्छा। संगठन बहुत से लोगों का एक समूह बन जाता है, समूह में होना जरूरी है। ठीक प्रकार से संगठित होना, तभी वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक लोग संगठित नहीं होंगे तब तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संगठित होना बहुत जरूरी है। सामूहिक रूप से एक झुंड बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे, ये तभी संभव हो सकता है जब एक संगठन की संरचना की जाए, यानी संगठन की स्ट्रक्चर बनाई जाए, जिसके माध्यम से लोगों की सामूहिक शक्ति को ठीक प्रकार से सामान्य लक्ष्य प्राप्ति के लिए व्यवस्थित किया जा सके। मतलब लोगों की जो सामूहिक शक्ति का उपयोग हमें करना पड़ेगा, और सामूहिक शक्ति तभी संभव हो पाएगी जब लोगों को हम संगठित करेंगे। संगठित करने के बाद एक व्यवस्थित रूप से हमको करेंगे, तब जाके उनकी सामूहिक शक्ति का उपयोग किया जा सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे, अतः संगठन को प्रत्येक प्रशासनिक कार्य की पहली कड़ी कहा जा सकता है। संगठन जो होता है, कोई भी प्रशासनिक कार्य है, उसकी प्रथम कड़ी माना जाता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट आगे, वर्तमान समय में संगठन मानव की प्रत्येक गतिविधि के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, वर्तमान समय में संगठन मानव की प्रत्येक गतिविधि के साथ जुड़ा हुआ है। संगठन में रहकर ही व्यक्ति काम करता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो बिना संगठन के हो नहीं सकते, बिना संगठन के पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि हर काम संगठन से होता है, लेकिन कुछ काम, अधिकतर काम ऐसे होते हैं कि बिना संगठन के पॉसिबल नहीं है। संगठित आप होंगे तभी जाके उस सामूहिक उद्देश्य, जो भी आपका सामूहिक उद्देश्य है, उसको प्राप्त करने के लिए संगठित होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं। मैं आपको संगठन के बारे में बता रहा था। अब संगठन के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए, अपने अपने परिभाषा बताई, अपने अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। एक प्रख्यात विद्वान है जिनका नाम है अमिताई इटजियोनी। देखिए, अमिताई इटजियोनी, उनके शब्दों में
संगठन की क्या परिभाषा है, उन्होंने क्या कहा, कुशल संगठन के अभाव में हमारा जीवन स्तर, हमारी संस्कृति और हमारा प्रजातांत्रिक जीवन कायम नहीं रह सकता। देखिए इसमें 3 चीजें बताई गई है। सबसे इंपॉर्टेंट, अमिताई इक्जोले के शब्दों में उन्होंने कहा कि कुशल संगठन के अभाव में सबसे पहले हमारा जीवन स्तर, दूसरा हमारी संस्कृति और तीसरा जो हमारा है प्रजातांत्रिक जीवन। देखिए जीवन स्तर का मतलब है लाइफ स्टैंडर्ड, जो हमारा लाइफ स्टैंडर्ड है, जीवन जीने का जो हमारा तरीका है। दूसरा जो हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार है और हमारा जो प्रजातांत्रिक जीवन है। हम प्रजातांत्रिक जीवन किस लिए जीते हैं, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा देश वर्ल्ड का। लोकतंत्र में यानी नेताओं का शासन यहाँ होता है, प्रजातांत्रिक शासन है, उसमें हम लोग जीते हैं। तो वो कुशल संगठन के अभाव में कायम नहीं रह सकता, ठीक है। यानी कुशल संगठन होना कंपल्सरी। ये सारी चीजें अगर कायम रखनी है तो कुशल संगठन का होना कंपल्सरी है, ये इट्जोनी ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट आगे, मानव कल्याण और संगठनात्मक विवेक एक सीमा तक साथ साथ चलते हैं। देखिए दोनों चीजें, फर्स्ट मानव कल्याण और संगठनात्मक विवेक, ये दोनों चीजें साथ साथ चलती है। मानव कल्याण भी साथ साथ चलता है और संगठनात्मक विवेक, यानी हम संगठन में रहकर काम करते हैं, मानव कल्याण के लिए काम करते हैं। ये दोनों ही चीज एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है और दोनों ही एक साथ साथ चलती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे, मनुष्य संगठन के लक्ष्यों को अपने जीवन के मूल्यों के रूप में स्वीकार करते हैं। मनुष्य क्या करता है, जो संगठन के जो लक्ष्य है, संगठन में रहकर जो लक्ष्य वो अर्जित करता है, वो जीवन के मूल्यों के समान है। यानी जैसे हमारी लाइफ वैल्यूएबल है, उसी प्रकार संगठन में रहकर काम करना भी एक वैल्यूएबल है, वैल्यूएबल माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे, मनुष्यों का अधिकांश समय किसी न किसी संगठन में व्यतीत होता है। देखिए मनुष्य का जो अधिकांश समय है किसी न किसी संगठन में, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि सामूहिक रूप से ग्रुप वर्क में होता है कोई न कोई काम, कोई न कोई समय मनुष्य का ग्रुप वर्क में व्यतीत होता है, जिसको हम संगठन कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे, मनुष्य की पहचान भी इसी आधार पर होती है कि वह किस प्रकार के संगठन के सदस्य हैं। देखिए मनुष्य इससे आइडेंटिफाई होता है कि वो किस प्रकार के संगठन का सदस्य है, किस प्रकार के संगठन का सदस्य वो होना चाहिए, ये संगठन का टाइप कौन सा है, ठीक है। आगे हमारे प्रख्यात विद्वान है W.H. वाइट, जो प्रख्यात स्कॉलर है, उन्होंने क्या कहा था संगठन के बारे में। उनका ये कहना है कि ये अतिशयोक्ति नहीं है, कि ये मतलब कोई डाउट नहीं है कि हम संगठनात्मक मानव युग में रह रहे हैं। ये कोई डाउट नहीं है कि हम संगठनात्मक मानव युग में रह रहे हैं। इसका तात्पर्य ये है कि हम सामूहिक रूप से प्रयास कर रहे हैं, अधिकांश काम हमारा सामूहिक रूप से हो रहा है। इन वाइट का कहने का तात्पर्य यही है, ठीक है। एक बात आप याद रखें कि IAS मेंस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 2 पेपर हो गए आपके, 250 नंबर के, 250 नंबर के 2 पेपर हो गए, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो दोनों पेपर में आपके क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन का आंसर आपको रिटर्न में देना है, वो भी एक निश्चित टाइम पीरियड में। इसलिए आप लोग पूरी सूझबूझ और सही तरीके से आप लोग प्रिपरेशन करें, ठीक है। हम संगठन के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो अब देखते हैं संगठन के बारे में भी पढ़ ही रहे थे, तो अब देखते हैं संगठन का अर्थ, संगठन का एक्चुअल में अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें यह बताया गया कि सामान्य अर्थ में संगठन का तात्पर्य किसी कार्य को योजनाबद्ध रूप में संपन्न करना। कोई भी काम है उसको योजनाबद्ध तरीके से करना ही संगठन कहलाता है। किसी भी कार्य को योजना बनाकर या योजनाबद्ध तरीके से करना ही संपन्न करना, उसको कंप्लीट करना, किसी काम को योजनाबद्ध तरीके से कंप्लीट करना ही ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, ठीक है। नेक्स्ट आगे, संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड शब्द के अनुसार, देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है हमारी, तो वहां के ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार संगठन का क्या मीनिंग होता है। संगठन शब्द का निर्माण टू ऑर्गेनाइज से हुआ है, इंग्लिश का वर्ड है टू ऑर्गेनाइज से संगठन शब्द का निर्माण हुआ है, जिसका तात्पर्य होता है तैयार करना एवं चालू अवस्था में रखना। टू ऑर्गेनाइज का मीनिंग होता है तैयार करना या चालू अवस्था में उसको रखना, ठीक है। यह बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आगे, संगठन शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में किया जा सकता है। जो संगठन शब्द है, ऑर्गेनाइजेशन शब्द है, उसका प्रयोग हम 3 अर्थों में कर सकते हैं। वो क्या क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रथम, संगठन का ढांचा, ठीक है, संगठन का ढांचा तैयार करना, फर्स्ट वही है।
नंबर सेकंड है आपका उसका निर्माण करना, और थर्ड है स्वयं स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रथम तो है संरचना का ढांचा तैयार करना, कोई भी स्ट्रक्चर उसका ढांचा तैयार करना। द्वितीय है उसका निर्माण करना, और तृतीय स्वयं स्ट्रक्चर, स्वयं संरचना। ये तीन तरीके से संगठन का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे, इसी शब्दकोश के अनुसार ही संगठन का अर्थ हुआ किसी वस्तु के परस्पर आश्रित भागों को जोड़ने का कार्य को कहते हैं। किसी वस्तु के परस्पर आश्रित भागों को जोड़ने के काम को कहते हैं संगठन, जिसके प्रत्येक भाग को विशिष्ट कार्य मिल जाए और वह संपूर्ण भागों से संबंध रखता हुआ कार्य को संपन्न कर सके। देखिए इसी शब्द के अनुसार ये परिभाषा दी है संगठन की। इसको आप अच्छी तरीके से रीड कर ले, क्योंकि मैंने आपको अच्छी तरह से बता दी है। ठीक है, देखिए हम संगठन के ऊपर चर्चा कर रहे थे। अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग परिभाषा दी है संगठन के बारे में। तो जो एल.डी. वाइट एक विद्वान है, उन्होंने क्या कहा है संगठन के बारे में? उन्होंने ये बताया कि संगठन का अर्थ कर्मचारियों की उस अवस्था से है जो निश्चित किए हुए विषयों की प्राप्ति के लिए कार्यों व उत्तरदायित्वों को विभाजित करके स्थापित की जाती है। देखिए एल.डी. वाइट ने क्या कहा? एल.डी. वाइट ने यह कहा कि संगठन का अर्थ कर्मचारियों की उस अवस्था से है जो निश्चित किए हुए विषयों की प्राप्ति, पहले से जो फिक्स किए हुए विषय है, पहले से कोई भी टॉपिक ले लिया, सब्जेक्ट ले लिया, उस विषय को उन्होंने फिक्स कर लिया, फिर उनकी प्राप्ति के लिए कार्यों व उत्तरदायित्वों को विभाजित करके, जो भी काम है या जिम्मेदारी है, उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद में स्थापित की जाती है। उस अवस्था से कार्यों और जिम्मेदारी को उन्होंने डिवाइड कर दिया, ये एल.डी. वाइट ने कहा था। ठीक है, गॉस एक प्रख्यात विद्वान हुए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, लोक प्रशासन की दृष्टि से। गॉस ने संगठन के बारे में क्या कहा है? संगठन की परिभाषा देते हुए गॉस ने कहा है कि किसी एक कार्य में लगे हुए व्यक्तियों तथा समूह के प्रयासों एवं समुदायों का संबंधी संगठन। कोई भी एक काम उन्होंने ले लिया, ठीक है, किसी भी एक काम को, किसी भी एक कार्य में जितने व्यक्ति या समूह के प्रयास या समुदायों का संबंधी संगठन है, यानी कोई भी एक काम ले लिया, उसको काम करने के लिए जो भी लोग उसमें लगे हुए हैं, जो भी समूह का संगठन उसमें लगा हुआ है, उसकी क्षमताओं संबंधी क्षमताओं का जो संबंध है वही संगठन है। ठीक है, उन्होंने ये कहा। नेक्स्ट आगे, जिसमें कम से कम संघर्ष से वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके, यानी कम से कम स्ट्रगल करना पड़े और हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाए, ऐसा बॉस ने कहा है। जिनके लिए वह कार्य किया जा रहा है तथा जो उस उद्यम से रिलेटेड है, उन्हें उसे अधिकतम संतोष प्राप्त हो सके, यानी वो काम करे जो उस उद्यम से रिलेटेड है। उद्यम यानी कोई भी एक टॉपिक है, उससे वो रिलेटेड है, जिससे अधिकतम संतोष में प्राप्त कर सके, यानी उस काम को करते हुए हमें अधिकतम संतोष प्राप्त हो सके और कम से कम संघर्ष में हमारा वो काम कंप्लीट हो जाए। गॉस ने यही कहा है। नेक्स्ट आगे ग्लेडन। ग्लेडन भी एक प्रख्यात विद्वान हुए हैं। ग्लेडन ने क्या कहा है कि संगठन का संबंध किसी उद्यम में लगे हुए व्यक्तियों के परस्पर संबंधों के आकार से है। देखिए संगठन का संबंध किससे है? किसी भी उद्यम यानी किसी भी काम को करने में लगे हुए व्यक्तियों के परस्पर संबंधों के आकार से है, जिसका निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि जिससे वे उस उद्यम के कार्यों की पूर्ति कर सके। जो भी उद्यम है, जो भी हमारा विषय है, टॉपिक है, उस उद्यम के काम को कंप्लीट कर सके, ये ग्लेडन ने कहा था। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। आजकल जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप घर बैठे ही अपने कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको वो सारी सुविधा प्रदान करता है जो एक कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव के लिए आवश्यक है। तो आप लोग पूरा फायदा इसका उठाएं और अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन करें। ठीक है, हम संगठन के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो संगठन के बारे में चर्चा करते हुए आगे जो प्रख्यात विद्वान है उनका नाम है जे.डी. मुन्ने। देखिए जे.डी. मुन्ने के अनुसार संगठन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय सहयोग। ये तो बात हम जानते हैं कि कोई भी उद्देश्य उसकी प्राप्ति हमें करना है, उसके लिए मानवीय सहयोग है। मानव की सहायता के बिना कोई भी उद्देश्य हम प्राप्त नहीं कर सकते। वही जे.डी. मुन्ने ने कहा है कि किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक मानवीय सहयोग है संगठन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इज द ह्यूमन सर्व, ह्यूमन कोऑपरेशन। ठीक है,
नेक्स्ट आगे जो विद्वान है मिलवर्ड, एक व्यक्ति का नाम है मिलवर्ड। उन्होंने क्या कहा, संगठन की परिभाषा देते हुए लिखा है कि प्रत्यायोजित सत्ता रेखा से जुड़े हुए अंतर संबंधित अंगों की व्यवस्था संगठन संरचना कहलाती है। उन्होंने क्या कहा, प्रत्यायोजित सत्ता यानी जो हमारी सत्ता है, पहले से जो हमारी सत्ता चल रही है उसे जुड़े हुए अंतर संबंधित अंगों की व्यवस्था, उसे जुड़े हुए इंटररिलेटेड जो अंग है उनकी व्यवस्था संगठन संरचना कहलाती है। यानी इंटररिलेटेड जो काम होते हैं हमारी सत्ता के अंदर उन्हीं को इन्होंने संगठन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहा है। ठीक है, मिलवर्ड में। नेक्स्ट आगे एल उर्विक। एल उर्विक के अनुसार संगठन की क्या परिभाषा होती है, संगठन में उन क्रियाओं का निर्धारण आता है जो किसी भी कार्य या योजना के लिए आवश्यक है और उनको ऐसे वर्गों में क्रमबद्ध करना है कि वे विभिन्न व्यक्तियों को सौंपे जा सके। देखिए एल उर्विक ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने क्या कहा कि संगठन में उन क्रियाओं का निर्धारण आता है जो किसी भी काम या योजना के लिए आवश्यक है। उन क्रियाओं का निर्धारण आता है जो किसी भी काम या योजना के लिए आवश्यक है और उनको ऐसे वर्गों में क्रमबद्ध करना है, ऐसे वर्गों में उनको डिवाइड करना है, क्रमबद्ध करना है, सीक्वेंस वाइज करना है कि वह विभिन्न व्यक्तियों को सौंपे जा सके, है ना, अलग अलग लोगों को ये काम सौंपे जा सके। उन्होंने ये कहा था, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी। नेक्स्ट आगे है साइमन। देखिए साइमन के अनुसार क्या डेफिनेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन की। साइमन ने संगठन की परिभाषा देते हुए कहा है कि मनुष्यों के एक वर्ग में परस्पर व्यवहारों तथा संबंधों की जटिल संचार व्यवस्था को ही संगठन कहा जा सकता है। मनुष्यों के यानी बहुत सारे लोगों के एक वर्ग में परस्पर व्यवहार और संबंधों की जटिल संचार व्यवस्था, जो हमारे इंटररिलेटेड संबंध है उनकी जो संचार व्यवस्था है, कम्युनिकेशन जो अरेंजमेंट है, उसी को संगठन कहा है उन्होंने। साइमन ने संगठन की बहुत अच्छी परिभाषा बताई है। तो साइमन के संगठन की परिभाषा को आप अच्छे से रीड करें और उसको समझें। साइमन ने बहुत अच्छी बात कही। ठीक है, देखिए हम संगठन के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो संगठन से रिलेटेड अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। तो आगे नेक्स्ट है सुलझे। सुलझे एक प्रख्यात विद्वान है। सुलझे के अनुसार संगठन की क्या परिभाषा होती है कि एक संगठन एक मानव सामग्री, साधन, स्थान तथा अन्य आवश्यक वस्तु को क्रमबद्ध तथा प्रभावशाली ढंग में जुटाने को कहते हैं। देखिए एक संगठन किसको कहते हैं, एक मानव सामग्री, साधन, स्थान तथा आवश्यक वस्तुओं को क्रमबद्ध तथा प्रभावशाली ढंग में जुटाने को ही संगठन कहते हैं। ठीक है, तथा उस जिसमें इन सारी अरेंजमेंट करने के बाद जिससे वांछित लक्ष्य में प्राप्त हो सके, जो हमारा वांछित लक्ष्य है वो प्राप्त हो सके। ठीक है, ये सुलझे ने कहा। नेक्स्ट आगे संगठन की उपयोग परिभाषाओं के आधार पर संगठन शब्द व्यापक अर्थ रखता है। देखिए अभी तक जो संगठन की परिभाषा हमने पढ़ी है, सारी परिभाषा बहुत से अलग अलग लोगों ने परिभाषाएं दी है। संगठन की परिभाषा मैंने आपको बताई है, मीनिंग बताया है और अलग अलग लोगों ने अपने विचार दिए, अपनी अपनी परिभाषाएं दी है। तो उन परिभाषाओं को देखते हुए संगठन अपने आप में एक व्यापक अर्थ रखता है। व्यापक यानी एक्सपेंस अर्थ रखता है। संगठन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इसका विस्तार है। ठीक है, नेक्स्ट आगे संगठन के संरचनात्मक दृष्टिकोण से रिलेटेड विद्वान संगठन का तात्पर्य आकार एवं निर्माण से लेते हैं। देखिए संगठन के जो संरचनात्मक स्ट्रक्चरल एटीट्यूड को देखते हुए जो विद्वान है संगठन का अर्थ आकार एवं निर्माण से लेते हैं। दो बातों से वो संगठन का अर्थ लेते हैं, संगठन का आकार और उसका निर्माण। उससे संगठन का अर्थ लेते हैं जिसमें एक आकार तैयार किया जाता है, जिसमें उसका एक प्रारूप तैयार किया जाता है और इस आकार के अनुरूप संगठन का ढांचा खड़ा किया जाता है। जिस उस आकार के अनुरूप इस संगठन का ढांचा खड़ा किया जाता है तथा इकाइयों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उचित व्यक्तियों की भर्ती की जाती है। देखिए संगठन में जो भी यूनिट्स होती है, पहले छोटे छोटे यूनिट में उसको डिवाइड किया जाता है, उन इकाइयों के अनुरूप ही संगठन का ढांचा खड़ा किया जाता है, फिर उसके अनुरूप ही लोगों की भर्ती की जाती है ताकि संगठन में हमारा सामूहिक व्यवस्थित काम हो सके। इसलिए वो भर्ती की जाती है कि लोग अधिक से अधिक मिलकर संगठन को बहुत मजबूत बनाए और संगठन में उचित तरीके से अपना परफॉर्मेंस दे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स हमारा टॉपिक चल रहा है संगठन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बीच बीच में आपको बताता रहता हूँ कि कैसे प्रिपरेशन आपको करना है। ठीक है, तो संगठन में आगे हम चर्चा करते हैं। इसमें मानवीय संबंधों के पक्ष को कोई महत्व नहीं दिया गया। देखिए ऊपर जो बात बताई गई है उसमें मानवीय संबंधों के मानवीय प्रयास को तो महत्व दिया गया है, लेकिन मानवीय संबंधों को कोई महत्व नहीं दिया गया। आगे एक विद्वान हुए डिमॉक।
डिमॉक एवं डिमॉक के अनुसार संगठन की क्या परिभाषा होती है? उन्होंने ये कहा है कि संगठन में संरचना तथा मनुष्य दोनों ही होते हैं। संगठन में स्ट्रक्चर भी होता है फर्स्ट, और दूसरा मनुष्य, दोनों ही संगठन में होते हैं। इन दोनों के बिना संगठन का कोई प्रारूप नहीं है, कोई महत्व नहीं है। संरचना और संगठन दोनों का संगठन में होना विद्यमान है, इन्होंने ये कहा है डिमॉक में। ठीक है, नेक्स्ट आगे, संगठन को केवल एक संरचना के रूप में देखना तथा मनुष्य को जो उसका निर्माण करते हैं और जिनकी सेवा में संगठन संलग्न होता है। देखिए, संगठन को केवल एक संरचना के रूप में देखना चाहिए तथा मनुष्य को जो उसका निर्माण करते हैं, जो संगठन का निर्माण करते हैं, जिनकी सेवा में संगठन संलग्न रहता है, यानी सामूहिक काम जिनकी सेवा में संलग्न रहता है। उपेक्षा करना, उनका ध्यान न रखना सर्वथा अव्यवहारिक है। देखिए, संगठन में कोई भी उपेक्षा करना, किसी का निरंतर करना, उपेक्षा करना या उसका ध्यान रखना, ये सर्वथा अव्यवहारिक माना जाता है। संगठन में इन गुणों को अव्यवहारिक माना जाता है। संगठन का मतलब होता है योजनाबद्ध तरीके से काम करना। योजनाबद्ध तरीके से किसी वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया गया काम ही संगठन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे, अतः आधुनिक विद्वानों ने संगठन में मानवीय पहलू को भी विशिष्ट स्थान दिया गया है। बिल्कुल, जो आधुनिक विद्वान हैं उन्होंने संगठन में मानवीय पहलू को विशिष्ट स्थान दिया है, क्योंकि बिना मानवीय पहलू के कोई भी काम इम्पॉसिबल है, यानी मानवीय पहलू के बिना कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वे इसे एक जीव प्रक्रिया मानते हैं। जैसे एक जीव प्रक्रिया होती है, जैसे एक जीव का जीवन होता है, उसमें अनुसार जैसे संगठन एक जीवित प्राणी के समान है। संगठन एक जीवित प्राणी के समान है। जैसे एक जीव रहता ना, जीव के बॉडी में विभिन्न पार्ट्स होते हैं, सामूहिक रूप से जीव काम करता है, सामूहिक रूप से उसके पार्ट काम करते हैं, तब जाके जीव का जीवन चलता है। ठीक है, उसी प्रकार संगठन को कहा गया है। इसमें सभी प्रक्रियाएं दिखाई देती है, जिन्हें हम नाड़ी, हृदय धड़कन, रक्त संचार, जैसे एक जीव में नाड़ी का चलना, हृदय का धड़कन, रक्त संचार पूरी बॉडी में होता रहता है, उसी प्रकार संगठन में सभी का सामूहिक रूप से काम होना बहुत जरूरी है, तब जाके संगठन संचालित होता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हम संगठन के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो संगठन में आगे क्या बताया गया है कि जो संगठन का जो कार्य है, लोगों के लिए साधनों एवं अवसरों की संख्या बढ़ाता है। देखिए, संगठन में जो व्यक्ति काम करता है, संगठन में जो लोग काम होता है, तो उसमें लोगों के लिए साधनों एवं अवसरों की संख्या बढ़ाता है। जैसे काम होता है तो विभिन्न साधन भी बढ़ते हैं और अवसरों की संख्या बढ़ती है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी क्षेत्र में अवसरों की संख्या बढ़ती है अगर हम संगठित रहकर काम करते हैं तो। नेक्स्ट, जिनके लिए इसकी स्थापना हो गई है, इसमें परिवर्तन की संभावना जुड़ी रहती है। देखिए, संगठन में परिवर्तन तो पॉसिबल है, ये बात सही है। अभी तक की परिभाषाओं को देखते हुए ये बात बिल्कुल सही साबित हो गई है कि संगठन में परिवर्तन होना जरूरी है, परिवर्तन होता है। ठीक है, अब जैसे ग्लैडन है, ग्लैडन की पहले भी मैं परिभाषा आपको बता चुका हूं। तो ग्लैडन के अनुसार उन्होंने क्या कहा है, कोई भी परिवर्तन रहित संगठन मरणासन है। देखिए, कोई भी परिवर्तन रहित संगठन, बिना परिवर्तन के संगठन मृत्यु के समान है, उन्होंने ये कहा है। उन्होंने निष्कर्ष निकाल के ग्लैडन ने ये बात कही है। फिर आगे साइमन के अनुसार साइमन ने क्या बताया, संगठन अपने सदस्यों को निम्न प्रकार से प्रभावित करता है। जो संगठन है, संगठन में रहकर जो काम करता है, संगठन अपने सदस्यों को किस प्रकार प्रभावित करता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं आगे। देखिए, इसमें आगे क्या बताया गया है, कार्य विभाजन द्वारा, कार्य के विभाजन द्वारा संगठन को आप इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई कार्य आपने विभाजन कर दिया, कोई भी काम आपको दिया गया, उसका आपने बंटवारा करके वो काम कर रहे हैं, तो वो संगठन को इफेक्ट करता है। दूसरा, प्रमाणित प्रयोगों को निर्धारित करके, ऑथराइज प्रयोगों को निर्धारित करके भी अगर कोई काम करते हैं तो वो संगठन को प्रभावित करता है। तीसरा, सदस्यों को प्रशिक्षण द्वारा, सदस्यों को आप प्रशिक्षण देते हैं तो वो भी संगठन को प्रभावित करता है साइमन के अनुसार। ठीक है, अब देखिए कैसे प्रभावित करता है, क्यों प्रभावित करता है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए जानना ये इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या बताया जा रहा है, कैसे वो इफेक्ट करता है, उसको जान लेना ही आपके लिए आवश्यक है। ठीक है, देखिए, आज की इस क्लास को हमने संगठन टॉपिक से स्टार्ट किया था। इसमें सबसे पहले संगठन प्रशासन की परिभाषा, फिर संगठन के बारे में बताया कि संगठन क्या होता है, संगठन की क्या डेफिनेशन होती है, संगठन का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, फिर अलग अलग विद्वानों ने, जैसे साइमन है, ग्लैडन है, सुल्जे है, एटेनियो है, या
डिमॉक है, इन्होंने संगठन की क्या क्या परिभाषाएं दी, उन परिभाषाओं को मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। यानी एक एक वर्ड को मैंने आप अच्छी तरह से समझाया जो आईएएस मेंस के हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस हिसाब से कैसे आपको आंसर देना है, वो आप लोग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे और पिछले साल के पेपरों को सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो जाएगी। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है मुझे आशा है आपने अच्छी तरह से देखा होगा, सुना होगा, फिर समझा होगा, फिर आपने तैयारी की होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और कोई क्वेश्चन है आपका ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन करें, आपके हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। ठीक है, आज की इस क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास नई वीडियो नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ओके।